हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। उत्तराखंड की क्लास चल रही थी। मेनली बीच में 2-3 दिन लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे। एक्चुअली मैंने बताया था कि ऐप में कुछ काम चल रहा था और अब जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐप में काम भी हो चुका है और सबसे बड़ी बात थी जो नेट में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्लास वगैरह जो पहले बफरिंग कर रही थी वो बफरिंग भी नहीं करेंगी और हम लाइव क्लास भी जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक उत्तराखंड में जो हमने बात करी थी, तो लास्ट हमने बात करी थी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में और उसके बाद में फिर मैंने बताया था कैसे इसे कत्यूरी राजवंश कहा गया, क्योंकि जो इनकी राजधानी थी वो जोशीमठ से कहाँ चली गई थी, कत्यूरी घाटी में चली गई थी, बागेश्वर चली गई थी। अब कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद में क्या होता है, इस बात को हमें जानना है, समझना है। अभी तक मैंने आपको जितना करवाया था उसके संदर्भ में मैं क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर चुका था। अब हमें बात करनी है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के पश्चात जो है वो क्या स्थिति रही है। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो क्षेत्र रहा था वो कहाँ कहाँ थी इनकी राजधानी, वो थी जोशीमठ। ठीक है, शुरुआती दौर में इनकी राजधानी जोशीमठ थी और धीरे धीरे जब तिब्बती और भूटानी आक्रमण की आशंका हुई तब इस कंडीशन में यहाँ से ये निकल करके कहाँ पर चले गए, आपके इस वाले क्षेत्र में यानी कत्यूरी घाटी में चले गए, बागेश्वर में चले गए और बैजनाथ जो है वो इनकी राजधानी बन गई थी। धीरे धीरे जब कार्तिकेयपुर राजवंश कमजोर हुआ तो ऐसे में कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और इसी में एक शक्ति का उदय हुआ जो यहाँ से जाकर के मेनली यहाँ से निकल करके, और ये किस वाले क्षेत्र में चले गए थे, चंपावत वाले क्षेत्र में, चंपावत क्षेत्र में। और चंपावत क्षेत्र में एक राज्य हुआ करता था जिसकी स्थापना कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन के समय हुई और उसका नाम था सोई राजवंश, सोई राजवंश। और इस सोई राजवंश का जो शासक था वो था ब्रह्मदेव, इसका जो शासक था वो था ब्रह्मदेव। और कहा जाता है कि इस ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह जो करवाया था वो सोमचंद ने करवाया था, सोमचंद के साथ करवाया था। एक्चुअली ये जो सोमचंद है ये मूल रूप से यहाँ के नहीं थे। कहा जाता है कि ये मूल रूप से कहाँ के थे, ये प्रयाग से आए थे, यानी ये प्रयाग के शासक का जो है वो पुत्र था, ये तो ये प्रयाग से आए थे और इसके भाई वगैरह का शासन कन्नौज वाले क्षेत्र में था। सोमचंद से विवाह हुआ और ऐसे में ये जो चंपावत वाला क्षेत्र था यहाँ पर इस सोमचंद ने एक वंश की नींव रखी और जिसे हमने किस नाम से जाना, चंद वंश के नाम से जाना। और इन्होंने जो इसकी राजधानी बनाया था वो चंपावत में किसे बनाया, राजबुंगा को बनाया, राजबुंगा। ध्यान रखिएगा, राजबुंगा ये इनकी राजधानी थी और राजबुंगा किले की स्थापना या किले का निर्माण जो किया गया था वो भी सोमचंद के द्वारा किया गया था, इतनी बात याद रखिएगा। खैर, अभी डिस्कस हम अच्छे से करेंगे, फिलहाल समझिएगा। और ये चंद वंश की जो स्थापना हुई ये लगभग हुई थी 1025 एडी में। तो अब आप देखिए, इधर एक ताकतवर वंश स्थापित हो गया जिसका नाम था चंद वंश, जो कहाँ पर स्थापित हुआ आपका, ये हुआ चंपावत वाले क्षेत्र में। हालांकि बाद में इनकी राजधानी अल्मोड़ा चली गई थी, वो हम अब बात करेंगे किस शासक के समय अल्मोड़ा इनकी राजधानी गई थी। लेकिन आप समझिएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद क्या हुआ, जब कार्तिकेयपुर राजवंश कमजोर हुआ तो धीरे धीरे कुछ शक्तियों का उदय हुआ और उसमें से एक मेनली चंपावत वाले क्षेत्र में एक सोई राजवंश का उदय हुआ और यहाँ पर जो शासक था वो ब्रह्मदेव था। इसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवाया जो मूल रूप से प्रयाग का था। प्रयाग में एक जगह थी जिसका नाम था झुंसी, तो ये मुख्यतः प्रयाग के झुंसी क्षेत्र से थे। फिर सोमचंद ने चंदवंश की नींव रखी। इस तरीके से चंदवंश का संस्थापक कौन था, वो सोमचंद था। अब देखते हैं इधर गढ़वाल वाली स्थिति क्या हुई थी, इसको समझिएगा। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की जब स्थापना हुई थी मेनली चमोली वाले क्षेत्र में, तो उसी के समय की बात है जब कार्तिकेयपुर राजवंश था। तो उस समय इस वाले गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या हुआ करते थे, अनेक गढ़ हुआ करते थे। और ये ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि लगभग ऐसे 50 से ज्यादा गढ़ थे। गढ़ का मतलब हो गया एक तरीके से किले थे और इन किले में सबसे ज्यादा प्रमुख गढ़ जो था वो था आपका चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ जो था वो सबसे ज्यादा प्रमुख था, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और कहा जाता है कि यहीं से फिर एक नए वंश की शुरुआत हुई थी और जिस वंश का नाम था पवार वंश, जिसका नाम था पवार वंश, इस वंश का नाम था पवार वंश। तो इस तरीके से यहाँ पर गढ़वाल वाले क्षेत्र में लगभग 888 एडी में जिस वंश की स्थापना हुई उस वंश का नाम था आपका पवार वंश। अब किस तरीके से पवार वंश की स्थापना हुई इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपसे कहा कार्तिकेयपुर राजवंश के पश्चात लगभग 2 वंश हमारे सामने आए। कुमाऊं वाले क्षेत्र में चंद वंश आया, बहुत क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गढ़वाल वाले क्षेत्र में कौन सा वंश सामने आया, पवार वंश। पवार वंश में मैंने आपसे बताया कि मेनली पवार वंश की स्थापना से पहले क्या थे, गढ़वाल वाले क्षेत्र में लगभग 52 गढ़ हुआ करते थे और जिसी के कारण से इसे क्या कहा जाता है, गढ़वाल कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख गढ़ जो था वो था चांदपुर गढ़ और जिसका शासक था सोनपाल। मेनली ये जो सोनपाल था इसे भानु प्रताप भी कहा जाता था। सेम वही वाली कहानी है जो कि कुमाऊं में हुई थी। इसकी भी पुत्री थी और इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, कनकपाल के साथ करवाया था।
अब इस कंडीशन में कनकपाल ने इस वाले क्षेत्र में, गढ़वाल वाले क्षेत्र में एक वंश की नींव रखी और उस वंश का नाम था आपका पवार वंश। तो इस तरीके से गढ़वाल वाले क्षेत्र में 888 एडी में पवार वंश की नींव पड़ी और कुमाऊं में जो है वो आपकी चंद वंश की नींव पड़ी। हालांकि पवार वंश की नींव पहले पड़ चुकी थी, लगभग 888 एडी में पवार वंश की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन जो चंद वंश की नींव पड़ी है वो बाद में पड़ी है। लगभग 1025 एडी में कुमाऊं वाले क्षेत्र में चंद वंश की नींव पड़ी। अब हम बात करेंगे चंद वंश के बारे में, ठीक है। देखिए मैं आपको जैसे कि समझा चुका हूं, चौथी क्लास है बच्चों ये वाली, तो थोड़ा सा थकी जाता हूँ। खैर, चंद वंश के बारे में देखिए, जो इसकी स्थापना हुई वो 1025 एडी में हुई। और मैंने आपको एक बात बताई है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से यहाँ से कहाँ चले गए थे ये लोग, ये चले गए थे बागेश्वर में। और मेनली जो बागेश्वर में जिस परिवार की नींव पड़ी थी वो था अशांति देव का परिवार। और इसी समय कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन के समय कुछ राज्य का उदय और हुआ था, जिसमें एक प्रमुख था वो चंपावत में। और चंपावत में जो राज्य था उसका नाम था सोई राज्य, जहां का शासक ब्रह्मदेव था। चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कराया था सोमचंद के साथ। और मैंने क्या कहा, ये सोमचंद मुख्यतः कहां से थे, प्रयाग से। और प्रयाग में भी झुंसी नामक स्थान था। और कहा यह जाता है कि प्रयाग के शासक का पुत्र था जिसका नाम था चंदपाल फूर। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस चीज पे ध्यान दें, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें चंद वंश के बारे में ध्यान रखिएगा। इनकी जो राजधानी थी वो चंपावत में राजबुंगा थी। राजबुंगा को राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो यही था, यानी सोमचंद था। और इसी ने ही राजबुंगा किले की नींव रखी थी। राजबुंगे किले का निर्माण किसने किया था पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने किया था। इनका जो मूल रूप से जो धर्म था वो शैव था और वैष्णव था। इसलिए आप देखेंगे चंद वंश के जो शासक रहे हैं या तो वो शिव के उपासक थे, या तो वो शैव धर्म को मानते थे, या फिर वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। और इनका मूल स्थान मैंने आपको बताया, मूल स्थान प्रयाग था। और राजकीय चिन्ह इनका क्या रहा है, वो रहा है गाय। हालांकि कुछ शासकों के समय इनका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ भी बनाया गया, लेकिन मूल रूप से जो चंद शासकों का राजकीय चिन्ह था वो क्या था, आपका गाय था। चंद शासकों के समय बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पहली बार हुई, जैसे कि डोडी राज्य को जीता गया, ठीक है। उसके साथ साथ पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई। पंचायती व्यवस्था की शुरुआत यानी गांव में मुखिया चुनने की जो व्यवस्था थी वो भी जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी, आपकी इसी समय पर की गई थी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये ध्यान रखना, जो चंपावत था इसे क्या कहा जाता था, आपका काली कुमाऊं कहा जाता था। देखिए चंपावत का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। मेनली जो आपका चमोली से लेकर के चंपावत तक का क्षेत्र था, इसे ही स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद वंश के पहले शासक के बारे में, जिसका नाम क्या था, सोमचंद था। चीज़ों को साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। सोमचंद चंद वंश का पहला संस्थापक था, जिसने 1025 एडी में नींव रखी थी, किसकी, आपकी चंद वंश की नींव रखी थी। ये संस्थापक था। और 1025 एडी में एक बड़ी घटना और हुई थी, शायद आपको याद होगा। तो 1025 एडी में मेनली आक्रमण हुआ था भारत पर गजनबी का। हालांकि गजनबी का ये जो आक्रमण था ये 16वां आक्रमण था, जिसमें इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो सोचिए, जिस समय भारत में गजनबी का आक्रमण हुआ और वो सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, उसी समय 1025 एडी में कुमाऊं में चंदवंश की नींव पड़ी थी, और जिसने रखी थी, सोमचंद ने रखी थी। सोमचंद के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इसने राजबुंगा के किले का नींव रखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लेना। जिस क्वेश्चन पे मैं ट्रिपल स्टार लगवा रहा हूं इसका मतलब है वही पढ़ना है और वही आएगा। आप कहेंगे बाकी, मैं कहूंगा बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वो है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चल रहा हूं, नोट करते हुए चलेगा वो चीज। शैव उपासक था, शिव को ज्यादा मानता था, और मैंने तो बात कही ही है कि इनका जो राजकीय धर्म था वो शैव और वैष्णव था। सबसे बड़ी बात है कि इस समय पर इसने 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी। किलेदारों का मतलब समझ गए होंगे, जिनके ऊपर किलों के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। और इन 4 किलेदारों को क्या कहा जाता था, एक को आपका कार्की कहा जाता था, बोरा कहा जाता था, तड़ागी कहा जाता था, और चौधरी कहा जाता था। तो एक्चुअली आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी क्या थे, तब ये क्या थे भैया, किलेदार थे। और इसी के समय से मेनली गांव में जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वो उन्हें बूढ़ा या सयाना कहा जाता था। उन्हें बूढ़ा या सयाना कहा जाता था। एक बात और याद रखिएगा,
और यहीं पर थोड़ी सी बात मैं करूंगा आपसे डोटी राज्य के बारे में। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो भारत है, सॉरी उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पूर्वी वाला क्षेत्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेपाल से। तो इस समय नेपाल में एक राज्य था जिसका नाम था डोटी राज्य। हालांकि ये डोटी राज्य जो था ये केवल नेपाल तक नहीं था, बल्कि इसका कुछ क्षेत्र कहां पर आता था, आपका पिथौरागढ़ भी इसके क्षेत्र में आता था। डोटी राज्य, डोटी राज्य को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि बार बार ये सामने आपके आएगा। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, मूल रूप से नेपाल में थे, लेकिन पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र भी इनके अंडर में आता था। और इनके जो शासक होते थे उन्हें रैका राजा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए, पूछा जा सकता है कि डोटी राजाओं को क्या कहा जाता था। तो भैया डोटी राजाओं को रैका राजा कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा। और इसका पहला शासक जो था, डोटी राज्य का पहला शासक ये था वामदेव। वामदेव जो था वो पहला शासक था। और सोमचंद के समय जो यहाँ का शासक था वो था जयदेव मल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डोटी राज्य का पहला शासक कौन था, वामदेव था। और इन राजाओं को क्या कहा जाता था, इन्हें रैका राजा कहा जाता था, रैका राजा कहा जाता था। और सोमचंद के समय यहाँ का शासक कौन था, वो था भैया जयदेव मल। तो इतनी बातें आपको सोमचंद के बारे में याद रखनी है। सोमचंद के बाद में कौन कौन से शासक हुए, एक शासक हुआ जिसका नाम था आत्मचंद, पूर्णचंद्र और इंद्रचंद। इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन शुरू के 4 शासक आपने याद रखने हैं, इनका क्रम आपसे लगवा सकता है। यानी आपको एग्जाम में क्या दे देगा कि निम्न शासकों को क्रम से लगाइए, और 4 ऑप्शन देगा, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। यही 4 ऑप्शन देगा और आपको इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले सोमचंद्र हो गया, फिर उसके बाद आत्मचंद हो गया, फिर पूर्णचंद्र हो गया और उसके बाद इंद्रचंद्र हो गया। इसके बाद में और अनेक शासक हुए, जैसे संसार चंद्र हुआ, संसार चंद्र के बाद सुधा चंद्र हुआ, सुधा चंद्र के बाद हरिचंद्र हुआ, हरिचंद्र के बाद बीणा चंद्र हुआ, बीणा चंद्र के बाद बीरचंद हुआ। अब आप कहेंगे सर इतने शासक याद करने हैं, भैया बिल्कुल याद नहीं करने, कोई मतलब नहीं है इतने शासकों का याद करके। आप अपने केवल अपनी जो आपके दिमाग की मेमोरी है आप उसे भर लेंगे और कुछ नहीं होगा। आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट चीजें जो महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपसे बताया, शुरू के 4 शासकों के नाम आपको याद रखने हैं, सोमचंद हो गया, आत्मचंद हो गया, पूर्णचंद्र हो गया और इंद्रचंद हो गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक है उनके बारे में चीजें याद रखनी है। जैसे बीणाचंद्र है, तो बीणाचंद्र बिलासी शासक था, बिलासी शासक था कुमाऊं का। कैसे याद रहेगा मैं आपको बता दूं। बीणा मतलब समझिए एक वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र यार इंसान कब बजाएगा, जब उसे कोई काम वाम नहीं होगा, खाली रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, तब ऐसे में वो खाली में बीणा वगैरह बजाता रहेगा। तब आपके माइंड में रहेगा कि हाँ बीणा बजा रहा है मतलब बिलासी। तो कुमाऊं का बिलासी शासक किसे कहा जाता है भैया, ये बीणाचंद को कहा जाता है। जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को केवल आप याद करने के उद्देश्य से ही समझिए, बाकी और उसका कोई महत्व नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीणाचंद का मतलब है कि ये बीणा बजाता था, इसका मतलब ये नहीं है, बस केवल मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। इसके बाद शासक हुआ वीरचंद। देखिए वीरचंद के समय नेपाल का एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था अशोक चल। ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि भैया ये नेपाल का एक प्रमुख शासक रहा है अशोक चल, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय नेपाल का शासक अशोक चल था उस समय कुमाऊं में चंद्रवंश का शासक कौन था। तो कौन था भैया, ये था वीरचंद। तो जहां तक मुझे लगता है इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी, इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। उसके बाद इंपॉर्टेंट बीणाचंद जो कि बिलासी शासक था। उसके बाद बीरचंद, इसके समय नेपाल का शासक कौन था, अशोक चल था। इसके बाद आगे चलते हैं। मैं ये पहले इसलिए लिख देता हूं, हालांकि जब मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था तो मैं ऐसे कुछ नहीं लिखता था, मैं सीधा पढ़ाते हुए चलता था डायग्राम से। बच्चों इसलिए लिख देता हूं जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो लिखने में ज़्यादा समय जाएगा और ऑनलाइन क्लास में इंसान बोर हो जाता है। जब कोई चीज़ लिखी जाती है, क्लास शांत सी रहती है ना, तो थकान महसूस होती है और देखने का क्लास मन नहीं करता। अभी क्या है, क्योंकि एक मतलब कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है, तब ऐसे में ध्यान जो है वो क्लास में बना रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक प्रमुख शासक आता है जिसका नाम है थोवरचंद। ये इंपॉर्टेंट है, थोवरचंद। अब थोवरचंद इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हर्षदेव जोशी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आगे भी इतिहास में हम चर्चा करेंगे हर्षदेव जोशी के बारे में और डब्ल्यू फ्रेजर के बारे में। एक्चुअली हर्षदेव जोशी और डब्ल्यू फ्रेजर ने मेनली जो चंद्रवंश का संस्थापक माना है वो सोमचंद को ना मान करके वास्तविक संस्थापक किसको माना है, थोवरचंद्र को माना है। तो इसका मतलब क्या है कि थोवरचंद जो है वो प्रतापी शासक था, एक महान शासक था, जिसके कारण से इसे वास्तविक संस्थापक माना गया। अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आए चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक था,
अब उसमें सोमचंद आंसर ही ना हो, ऑप्शन ही ना हो, और उसके बाद फिर चंद वंश के बाद में और सोमचंद के बाद में अन्य ऑप्शन दे रखे हो, अभयचंद दे रखा हो, पूर्णचंद दे रखा हो, इंद्रचंद दे रखा हो और थोड़चंद दे रखा हो, तब भैया आप आंसर क्या लगाएंगे? थोड़चंद लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हर्षदेव जोशी ने और डब्ल्यू फ्रेजर ने इसे क्या माना है? आपका वास्तविक संस्थापक माना है। मानने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि भैया ये पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। आप कहेंगे पूर्णतः स्वतंत्र शासक का मतलब, देखिए पहले के जो शासक रहे हैं चंद शासक, ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। उस समय कहीं ना कहीं ये डोटी राज्य के आधिपत्य में आते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब सोमचंद ने चंद्रवंश की नींव रखी थी तो ये उनको कर देते थे, टैक्स देते थे। जो डोटी के राजा होते थे, जैसे उस समय सोमचंद के समय जयमल था, तो ये जयमल को टैक्स देते थे। तो ये पहले टैक्स देते थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो चंद्रवंश की नींव रखी है वो किसने रखी है? इस थोड़चंद ने रखी है। अब इसके पश्चात कौन से शासक हुए? एक हुआ है कल्याण चंद्र प्रथम। देखिए ये वो नहीं है, आगे आएगा एक बोलो कल्याण चंद्र, वो इंपोर्टेंट है, उसे हमें पढ़ना है। इससे पहले है कल्याण चंद्र प्रथम। इसके बाद एक हुआ है त्रिलोकचंद, इंपोर्टेंट नहीं है, और एक है अभय चंद्र। एक्चुअली अभय चंद्र क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये पहला चंद्रवंश का ऐसा शासक माना जाता है जिसके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी इसके अभिलेखों से मिलती है। तो चंद्रवंश का एक ऐसा शासक जिसके बारे में हमें जानकारी किससे मिल रही है? इसके अभिलेखों से मिल रही है। और वो कौन सा शासक है भैया? ये आपका अभय चंद है। खैर इस पूरी की पूरी स्लाइड में जो इंपोर्टेंट है आपके लिए वो कौन सा शासक है भैया? वो है थोड़चंद। याद रखना है, हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर ने इसे वास्तविक संस्थापक माना है क्योंकि इसने स्वतंत्र चंद्रवंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। इसके बाद में अब शासक होता है कौन? आपका गरुण ज्ञानचंद शासक होता है। इंपोर्टेंट है, मैंने क्यों लिखा 29वां शासक है? क्योंकि भैया ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये वाली, और एक दो बार पूछी भी गई है कि गरुण ज्ञानचंद कौन सा शासक था? तो 29वें नंबर का शासक था। अब ऐसा क्यों पूछा जाता है समझिएगा। देखिए भले ही इनकी सत्ता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रही हो, लेकिन इस समय जो पूरे भारत के स्वामी बने हुए थे वो कौन बने हुए थे? आपके तुर्की बने हुए थे। क्योंकि जब गजनवी का आक्रमण हुआ तो उसके बाद जानते हैं धीरे धीरे हम लोग तुर्की लोगों से परिचित हुए, फिर गोरी का आक्रमण हुआ और तुर्की सत्ता स्थापित हो गई और गुलाम वंश स्थापित हो गया। उसके बाद में आप जानते हैं गुलाम वंश के बाद में तो फिर आपका खिलजी वंश रहा और तुगलक वंश रहा, ये सब वंश रहे हैं। तो मेन बात क्या थी कि सबसे पहली बार दिल्ली दरबार में जाने वाला जो शासक था कुमाऊं के चंद वंश का, वो शासक कौन था? ज्ञानचंद था। अब कैसे याद रहेगा आपको, मैं आपको बताता हूं। ज्ञानचंद, ज्ञान मतलब समझ रहे हो ज्ञानी व्यक्ति, और गरुण तो आप जानते हैं गरुण एक पक्षी है जो उड़ करके कहीं भी चला जाता है। तो आप ये समझिए ये इतना ज्ञानी था, इसे पता था कि अगर अपनी सत्ता को स्वतंत्र बना करके रखना है तो ऐसे में जो भारत के स्वामी है यानी जो तुगलक वंश के शासक है उनके साथ हमें क्या रखना पड़ेगा? तालमेल बना करके रखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर एक तरीके का ज्ञान था और इसी के चलते ये यहां से कहां पहुंच गया? आपका दिल्ली दरबार में। तो दिल्ली दरबार में मिलने वाला पहला शासक जो था वो कौन था? गरुण ज्ञानचंद था। और याद रखिएगा इस समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था भैया? वो था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और ये याद रखिए एक बात और कि जो तुगलक वंश था जिसकी नींव गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखी गई थी, इसका एक शासक एमबीटी था, इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, और उसके बाद उसका भाई था जिसका नाम एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं। जैसे आप सोचिए कि सरायों का निर्माण करवाया, रोडों का निर्माण करवाया, बागों का निर्माण करवाया, ये सब काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाए। जो एमबीटी था पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का राजा था, लेकिन उसके बाद भी वो बेवकूफ़ था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। जो ये गरुण ज्ञानचंद था इसकी जानकारी एक ताम्रपत्र लेख से मिलती है जिसका नाम था गोवासा ताम्रपत्र लेख। ध्यान रखिएगा ये जो था वो भैया इसका नाम रियल में तो ज्ञानचंद था। इसे गरुण क्यों कहा गया? क्योंकि इसे गरुण की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। अब आप ये कैसे याद रखेंगे? ये ऐसे याद रखेंगे आप कि भैया ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद ने अपना दिमाग लगाया, ज्ञानचंद ने दिमाग लगाया मेनली क्या कि मुझे दिल्ली सल्तनत से अपना वो रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, और ये यहाँ से तुरंत कहाँ पहुँच गया? दिल्ली दरबार पहुँच गया। तब ऐसे में इसे क्या करा? उसने गरुण की उपाधि दे दी, यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच गया। लेकिन गरुण इसलिए नहीं कहा, गरुण ज्ञानचंद इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसके समय जो राज चिन्ह था वो गरुण था, तो इसलिए जो है वो ऐसा कहा गया। ठीक है। और गरुण तो आप जानते हैं मेनली गरुण जो है वो किससे जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह है? विष्णु से, क्योंकि ये लोग शैव और वैष्णव धर्म के ही उपासक रहे हैं। तो चूंकि वैष्णव धर्म में गरुण का विशेष स्थान है इसलिए इसका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुण था, ये बात भी याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे चंद शासक रहे हैं जिनका राजकीय चिन्ह आपका गरुण भी रहा है। वैसे मूल रूप से जो राजकीय चिन्ह था वो गाय था। गरुण ज्ञानचंद के बाद में जो शासक रहा है भैया वो रहा है भारती चंद।
अब मैं आपसे कहूंगा बताइए कुमाऊं का वह कौन सा शासक था जो बिलासी था? आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा, बिलासी मतलब बीणा बजाने वाला, ऐसे, तो बीणा चंद। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ भारती चंद। ठीक है, भारती चंद, और उसके बाद इसका पुत्र हुआ ज्ञानचंद। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारती चंद एक ऐसा शासक है जिसके कुमाऊं में पवाड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पवाड़े मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कहावत, ठीक है, इसके लोकगीत काफी फेमस है, इसके बारे में बहुत सारी कहावतें फेमस है। अब कैसे याद रहेगा? ऐसे देखिए, भारती चंद, भाई भारतीय नाम जुड़ा हुआ है और भारतीय लोगों ने तो पूरे विश्व भर में अपना गौरव स्थापित किया है, तो ये तो चूंकि कुमाऊं में शासक था तो ये अपनी क्यों ना गाथाएं स्थापित कर देता, तो इसके पवाड़े बहुत ज्यादा फेमस हैं। और इन्हीं पवाड़ों में एक कहानी मिलती है कि इसका एक वीरांगना के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था और उस वीरांगना का नाम था मेनली भागा धोन्यान। तो भागा धोन्यान ये समझिएगा, जिसमें भारती चंद और भागा धोन्यान के बीच में द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसे भी कुछ पवाड़े कुमाऊं में फेमस हैं। ठीक है, पराक्रमी राजा था भारती चंद, नाम है, सोचिए, पराक्रमी तो होगा और कितना ज्यादा पराक्रमी होगा इस बात को समझिएगा कि अभी तक जो कहीं ना कहीं चंद शासक डोटी राज्य के अधीन आते थे। हालांकि थोवर चंद ने अपने को स्वतंत्र स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन डोटी राज्य को जीतने वाला पहला शासक जो था वो कौन था भैया? ये भारती चंद्र था। और सुनिए भारती चंद्र के बारे में, पवाड़े फेमस हैं, कुमाऊं में कहावतें, लोकगीत, ये सब चीजें फेमस हैं भारती चंद के बारे में। डोटी राज्य को इसने जो है वो आपका जीता। डोटी राज्य को इसने जीत तो लिया था, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इसका पुत्र रतन चंद गद्दी पर बैठता है तब इसके समय फिर से विद्रोह हो गया था। फिर से डोटी के एक नागमल था, नागमल ने विद्रोह कर दिया था, और जब नागमल ने विद्रोह किया तब इस विद्रोह को दबा करके दोबारा से ज्ञानचंद ने डोटी राज्य पर जीत हासिल करी थी। ज्ञानचंद के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इसने थल राजा को भी जीता था। थल आप जानते हैं, जब पिथौरागढ़ जाएंगे तो रास्ते में थल पड़ेगा, थल एक स्थान है, तो कहते हैं कि इसने थल राजा को भी जीता था। और थल राजा का नाम क्या था भैया? सूर सिंह मेहरा था, सूर सिंह मेहरा। अब आपको याद दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? भारती चंद और रतन चंद, भारत रत्न दिया जाता है। आप सोचिए, भारत रत्न, जो लोग अच्छे काम करते हैं, ठीक है, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा जो है वो पुरस्कार भारत रत्न माना जाता है। तो भारती चंद्र, उसके बाद उसका पुत्र रतन चंद रहा। भारती चंद्र तो फेमस था ही था, उसने तो डोटी राज्य पर विजय हासिल करी ही करी, लेकिन उसके बाद जो रतन चंद था, भले ही उसके समय विद्रोह किया नागमल ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या कर लिया? दोबारा से डोटी राज्य पर जीत हासिल कर ली। भारती चंद के समय जो डोटी राज्य का राजा था वो कौन था भैया? जयमल था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? नागमल ने विरोध किया, कोई बात नहीं, इसने दोबारा से जीत लिया। बस एक थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि चंद वंश के शासक रतन चंद ने किस थल राजा को पराजित किया था? तो सूर सिंह मेहरा को हराया था, सूर सिंह मेहरा को पराजित किया था। ये बात भी भैया याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों आवाज तो सही आ रही होगी? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद, नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया इस व्यक्ति ने जो कोई नहीं कर सका। सोचिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के पश्चात क्या हुआ? गढ़वाल वाले क्षेत्र में एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था पवार वंश, और कुमाऊं वाले क्षेत्र में कौन सा वंश? चंद वंश। अब सोचिए, इन दोनों में आपस में टकराव चलता रहा। भाई सिंपल सी बात है, स्वाभाविक से है, होना ही होना है, क्योंकि पवार ये चाहेंगे वो अपनी सीमा को कुमाऊं तक फैला लें, और चंद ये चाहेंगे कि वो अपनी सीमा को पवारों तक फैला लें। और हुआ ये कि टकराव हुआ, और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे प्रतापी शासक था पवार वंश का, उसका नाम था अजयपाल। देखिए, पवार वंश की नींव रखने वाला कनकपाल था, लेकिन प्रतापी शासक जो था वो था अजयपाल। और कहते हैं कि इस शासक ने, कीर्ति चंद ने, किसको हराया था? अजयपाल को हराया था, पराजित किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा लो ना भैया, 4 स्टार लगा लेना, याद रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कीर्ति चंद, इसने कीर्तिमान स्थापित किया। इसने किसको हराया था? अजयपाल को। अभी देखिए, मैं जितने नाम लूंगा आपको याद आ जाएगा। कैसे याद आ जाएगा मैं बताता हूं। जैसे सबसे विलासी शासक कुमाऊं का आप कहेंगे बीणाचंद। मैं कहूंगा ऐसा शासक जो दिल्ली दरबार में गया था सबसे पहले, आपको आ जाएगा हाँ, ज्ञानी व्यक्ति ने किया था, मतलब ज्ञानचंद आ जाएगा। ऐसा जिसने डोटी राज्य को सबसे पहले जीता, आपको आएगा भारती चंद। ऐसा व्यक्ति जिसके कुमाऊं में पवाड़े फेमस हैं, आप कहेंगे भारती चंद। तो इस तरीके से आपको सब चीजें याद आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कौन हुआ आपका भैया? भीष्मचंद जो है वो शासक बना, भीष्मचंद। अब भीष्म तो आपको नाम जानते ही हैं, भीष्म जो है वो महाभारत में रहे हैं और कितने प्रतापी थे। भीष्म के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। तो यहाँ पे जो भीष्म दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रतापी काम किया। इन्होंने राजधानी ही बदल दी। ये राजधानी को चंपावत से हटा के कहाँ पर ले गए? अल्मोड़ा ले गए। देखिए, अभी तक इनकी राजधानी जो थी वो चंपावत थी, और चंपावत में भी जो किला था उसका नाम था राजभुंगा का किला। राजभुंगा के किले की स्थापना किसने करी थी? तो आप बताइए, सोमचंद ने करी थी। लेकिन ये यहाँ से राजधानी कहाँ ले गए भैया? अल्मोड़ा
अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में जो राजधानी हो गई वो हो गई राजापुर। तो राजापुर जो है वो इसने राजधानी अपनी बनाई, मेनली भीष्मचंद्र ने। पता नहीं आज बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, गला सूख रहा है यार। तो एक तो पहला काम ये किया। दूसरा, अब जब भी अपनी राजधानी वहां पर ले गए हैं अल्मोड़ा में, तो वहां भी कोई ना कोई किले की नींव रखी जाएगी, किले की स्थापना की जाएगी। तो यहां पर एक किले की नींव रखी, और उस किले का नाम क्या था भैया, वो था खगमरा का किला। ये ध्यान रखिएगा, उस किले का नाम था ये खगमरा का किला। तो सबसे पहले राजगंगा का किला सोमचंद ने बनवाया था, कहां पर, चंपावत में। और मेनली उसके बाद में चूंकि भीष्मचंद ने राजधानी स्थानांतरित की थी, ये चंपावत से अल्मोड़ा ले गया, तो अल्मोड़ा में मेनली इसने क्या करा, खगमरा के किला का निर्माण करवाया। अब हुआ है बोलो कल्याण चंद्र। मैंने बताया था ना एक पहले भी था कल्याण चंद्र प्रथम, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बोलो कल्याण चंद्र। भीष्मचंद्र द्वितीय के बाद में बोलो कल्याण चंद्र गद्दी पर बैठा है। हालांकि ये इसका पुत्र ही था, कहा जाता है कि इसने इसे गोद लिया था। बोलो कल्याण चंद्र ने भी अल्मोड़ा में एक किला बनवाया था, जिसका नाम था आपका लाल मंडी का किला। ठीक है, अब कैसे याद रहेगा आपको, देखिए भीष्मचंद्र के बारे में तो आपको पता ही है कि एक बहुत महानता वाला काम कर दिया, राजधानी को ही परावर्तित कर दिया। जैसे महाभारत में भीष्म ने किया था कुछ अलग, ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने किया। इसके अलावा इसका जो बेटा था गोद लिया था, बहुत प्यार करता था इससे, और वो बहुत ज़्यादा बचपन में बोलता था, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला था, इसलिए उसे बोलो कल्याण चंद्र कहा जाता था। तो उसने ऐसा किया कि जो पिता ने जो किला बनवाया, यानी खगमरा का जो किला बनवाया, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे एक नया किला बनाना है, और उस किले का इसने निर्माण करवाया, जिसका नाम था लाल मंडी का किला। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करवाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। आप कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, बस आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, बड़े व्यवस्थित तरीके से मैं आपके लिए चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, मेहनत करते रहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने क्या कहा, बोलो कल्याण चंद्र। इसके बाद ने भीष्मचंद्र ने खगमरा का किला बनवाया, बोलो कल्याण चंद्र ने आपका लाल मंडी का किला बनवाया। बोलो कल्याण चंद्र ने एक नया काम और किया, इसने पंचायती व्यवस्था, स्वायत्त शासन की स्थापना करी। मेनली गांव में मुखिया की नियुक्ति करने का प्रावधान इसी के समय से शुरू हुआ, बोलो कल्याण चंद्र के समय से ही। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों ने मेनली गांव में मुखिया नियुक्त करने की परंपरा को शुरू किया था। तो किसने किया था, चंद शासकों ने, और चंद शासकों में भी कौन था, बोलो कल्याण चंद्र। और इससे पहला शासक था भीष्मचंद्र। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगला शासक बनता है, और जिसका नाम था भैया रुद्रचंद्र। देखिए रुद्र से आपको कैसे याद रहेगा, मैं आपसे बता दूं। रुद्र मतलब आप जो है शिव का अवतार रुद्र। देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर आपसे मैं कहूं कि भैया दिल्ली के जो मुस्लिम शासक रहे हैं उसमें मुझे सबसे खतरनाक शासक बना दो, सबसे महान शासक बता दो, तब आपके माइंड में एक ही चीज आएगा कि सबसे महान शासक अकबर था। अकबर के बारे में ही हम पढ़ते हैं, तो आपको यहां से भी ये चीज याद रहेगी कि कुमाऊं में चंद्रवंश का शासक जो रुद्रचंद्र रहा है, जिसका नाम ही रुद्र था, तो वो रियल में वो भी महान था। अब ये याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है क्योंकि रुद्रचंद्र किसके समकालीन था भैया, अकबर के समकालीन था। ये बात याद रखिएगा, ये अकबर के समकालीन था। अकबर ने इसे मेनली अपने परगने की जमींदारी दी थी। अकबर ने 84 माल परगने का फरमान जारी किया था, और जिसके तहत इस कुमाऊं वाले क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र था जो इनके राज्य में आता था, उस क्षेत्र को अपना परगना मान लिया था, और उसके तहत इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, इस रुद्रचंद्र को दे दी गई थी। रुद्रचंद्र के बारे में एक बात और याद रखना, आपने उधम सिंह नगर में रुद्रपुर का नाम सुना होगा। रुद्रपुर शहर की नींव रखने वाला भी शासक यही था, रुद्रचंद्र। कभी नहीं भूलोगे, मेरा आपसे वादा है। जितनी बातें बोल रहा हूं वो आप कभी नहीं भूलोगे। अब मैं कहूंगा लाल मंडी का किला किसने बनवाया था, आप कहोगे लाल मंडी बोलो कल्याण चंद्र। क्यों, क्योंकि उसके पिता भीष्मचंद्र ने खगमरा का किला बनवाया था, वो उसको पसंद नहीं था। तो ये क्या होती है, ये कुछ ट्रिक होती हैं जिनके माध्यम से आप चीजों को कनेक्ट करके याद रख पाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रुद्रपुर की नींव रखी, अकबर का जमींदार था। अकबर ने 84 माल परगना का फरमान जारी किया। यह भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस शासक के लिए 84 माल परगने का फरमान जारी किया था। परगना क्या था, जैसे केंद्र होता था, केंद्र के नीचे प्रांत होते थे, तो ऐसे ही परगना भी एक इकाई होती थी, और एक जमींदार को 2-4 परगने दे दिए जाते थे, जिससे वो वहां का जो भी टैक्सेशन होता था उसको वसूलता था और फिर उसे राजा तक पहुंचाता था। ठीक है, रुद्रपुर की नींव रखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी, जिसमें एक प्रमुख मंडली थी जिसका नाम था चौथानी। ऐसी बहुत सी ब्राह्मणों की मंडली होती थी, जैसे ओली मंडली होती थी, तो अलग अलग उनके काम होते थे। एक मंडली थी जिसका नाम चौथानी था। कहते हैं कि अकबरनामा का तो नाम आपने सुना होगा। अकबरनामा से पता चलता है कि चंद शासक, चंद शासक था रुद्रचंद ने मुलाकात करी थी अकबर से, और ये मुलाकात कहां पर हुई थी, लाहौर में। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद शासक रुद्रचंद्र ने अकबर से मुलाकात कहां पर की थी, तो कहां पर की थी भैया, लाहौर में की थी। लाहौर,
याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अकबर के समय आप जानते हैं नवरत्न थे, जिसमें एक प्रमुख था जिसका नाम बीरबल था। कहते हैं बीरबल के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, रुद्रचंद्र के बड़े अच्छे संबंध थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि चंद्रवंश के कौन सा ऐसा शासक था जो बीरबल का मित्र था, तो वो कौन था? आपका रुद्रचंद्र ही था। और इसके समय कुछ ग्रंथों की रचना हुई है, जिसका नाम एक का था आपका धर्म निर्णय, एक का नाम था ययाति चरित्रम और एक का नाम था सैनिक शास्त्र। एक्चुअली सैनिक शास्त्र शिकार से संबंधित एक शास्त्र था। 3 प्रमुख ग्रंथ है, एक का नाम है धर्म निर्णय, ठीक है, एक का है ययाति चरित्रम और एक का नाम है सैनिक शास्त्र। तो कुल मिलाकर के इन 3 ग्रंथों की रचना भी किसके समय पर हुई है भैया? रुद्रचंद्र के समय पे हुई है, ठीक है। अब ये हमने देखिए चंद्रवंश के शासक हम एक साथ तो समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारे शासक हैं। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं चंद्रवंश के शासकों को 2 भाग में बांट देता हूं, एक तो अकबर के समय तक और एक अकबर के समय के बाद में। तो एक तो हमने 1025 एडी से अकबर के समय तक के शासकों को देख लिया। अब हम बात करेंगे अकबर के समय के बाद में जो जो शासक रहे हैं, और इसके चलते हमारा चंद्रवंश समाप्त हो जाएगा। फिर हमें गढ़वाल का पवार वंश पढ़ना है और फिर हमें टिहरी रियासत पढ़नी है और फिर अंग्रेजी राज व्यवस्था कैसे रहा, अंग्रेजों का शासन कैसे रहा, वो हमें पढ़ना है। और उसके बाद हमारी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके लेक्चर में देरी जरूर हो सकती है, देरी हो जाती है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता यार, कभी ये गड़बड़ कभी वो गड़बड़ कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, लेकर के आपके लिए आऊँगा, वो बेहतर तरीके से लेकर के आऊँगा, अच्छे तरीके से लेकर के आऊँगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और है, इस लेक्चर को आप दोबारा भी देख लेना, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट क्लास जो है वो लगभग आधे घंटे की क्लास हुई होगी, 32-33 मिनट की क्लास हुई होगी। इसको आप 2 बार देखेंगे, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और आप देखिए जितनी हिस्ट्री की मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, जब आप उन्हें लास्ट में कंपाइल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी क्लासें 20 घंटे की हैं। यानी अगर आप पेपर से एक दिन पहले भी क्लासों को जल्दी डबल स्पीड में करके देखेंगे तो आप 8, 9, 10 घंटे में पूरी की पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए जाने की, हम मिलेंगे कल। अब मैं कोशिश करूंगा कि अब आपकी कंटिन्यू उत्तराखंड की क्लासें होती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।